हेलो बच्चों, तो हमारा टॉपिक हो चुका था बीबीटी। ठीक है, बीबीटी क्या है, बीबीटी किस प्रकार किसी संकुल में संकरण निकालना बताती है, किस प्रकार हम उच्च चक्रण निम्न चक्रण संकुल देखते हैं, वो बीबीटी के द्वारा जिस तरीके से बताया गया था वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा हम 40 प्रकार के संकुलों के उदाहरण दे चुके हैं, जिनमें सभी प्रकार के अपवाद भी आ चुके हैं। कुछ प्रॉब्लम्स भी बच्चों ने बताई थी। ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को भी मैं सोल्व करवा दूंगा। तो देखिए, बीबीटी के अंदर कुछ कमियां थी। बार बार हम बोलते थे बीच में कि जब बीबीटी ने नहीं बताया तो मैं क्यों बताऊं। उसका बोलने का रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि बीबीटी ने हमको कुछ बातें संकुलों के बारे में नहीं बताई थी। वो कौन कौन सी थी? देखिए, सबसे पहली बात हमको जो प्रॉब्लम आ रही थी वो कौन सी थी? वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किस प्रकार पहचाने। वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यानी कि प्रबल और दुर्बल लिगेंड किस प्रकार पहचाने, ये हमको बीबीटी ने नहीं बताया था। और जब तक प्रबल और दुर्बल लिगेंड हमको नहीं पता होंगे तो वो तुम देख भी चुके हो, हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते, संकरण नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो उसके लिए हमने जो तरीका निकाला था वो तरीका आपने देख लिया होगा। सबसे बेस्ट तरीका वही है। ठीक है, पिछले वीडियो में देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है। तो एक बार अगर हमको प्रबल और दुर्बल लिगेंड पहचानना आ जाए तो हम इजीली क्या बता सकते हैं? किसी भी संकुल का हाइब्रिडाइजेशन। हम किसी भी संकुल के बारे में बता सकते हैं कि वह हाई स्पिन है या लो स्पिन है कॉम्प्लेक्स। हम ये भी बता सकते हैं कि वो आउटर ऑर्बिटल होगा या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। ये सब कुछ हम बता सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुर्बल और प्रबल लिगेंड पहचानना। अब वो कैसे पता लगाएं? वो हमको बीबीटी ने नहीं बताया था। क्लियर? दूसरी बात, कौन सा संकुल, हम देखो ये देखते हैं कि जो संकुल होते हैं उपसहसंयोजक यौगिक जो होते हैं, मैक्सिमम यौगिक, मैक्सिमम कंपाउंड कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं। बीबीटी में कहीं चर्चा की थी क्या हमने रंग की? बिल्कुल नहीं करी थी। क्यों? क्योंकि रंग के बारे में बीबीटी व्याख्या नहीं करती है, बीबीटी कलर एक्सप्लेन नहीं करती है। तो कौन करता है ये सब काम? ये काम करता है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी CFT। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से किसी यौगिक में प्रबल और दुर्बल लिगेंड देखते हैं, किस प्रकार से जो अष्टफलकीय संकुलों में तुमने देखा होगा D0 विन्यास वाले जो यौगिक थे, D0 विन्यास वाले यौगिकों में 3 कक्षक लेते थे या 2 कक्षक लेते थे इनर ऑर्बिटल में। इनर ऑर्बिटल में से पांचों के पांचों कक्षक अगर मान लीजिए डी खाली पड़े हुए हैं, डी उपकोष में पांचों कक्षक डी खाली पड़े हुए हैं, तो उनमें से 2 ले या 3 ले। ये हमने ट्रिक से देखा था, लेकिन इसका कोई ऑथेंटिक रीजन हमको बीबीटी द्वारा नहीं दिया गया था। ये कौन देगा हमको? CFT। कौन देगा हमको? CFT देगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? CFT। देखिए, ये पांचों डी कक्षक आपको दिख रहे होंगे, 5 डी कक्षक दिख रहे होंगे। तो आज सबसे पहले तो हम क्या पढ़ेंगे कि CFT क्या है, और CFT में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है जो बोर्ड पे तुम्हें दिख रहा है, बस इसको समझना है और कुछ नहीं है। जो बोर्ड पे दिख रहा है उसी को समझना है, उसी में सारी CFT कंप्लीट हो जाएगी अपनी। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए क्या बताया था कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है, मेटल और लिगेंड के बीच में जो ये बॉन्ड बनता है, ये हमने पढ़ा था कि भाई ये उपसहसंयोजक बंध होता है, उपसहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, यानी कि एक वैलेंस बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है एक प्रकार का, कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म देता है और ये ग्रहण करके ये बॉन्ड बना लेता है। जबकि CFT इस चीज से खुश नहीं थी। CFT ने कहा कि ये जो बॉन्ड है ये सहसंयोजक प्रकृति का नहीं है या उपसहसंयोजक प्रकृति का नहीं है, ये किस प्रकृति का है? ये एक आयनिक बंध है। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि यह एक आयनिक बंध है। किस प्रकार का बंध है? आयनिक बंध है। ये लीजिए, आयनिक बंध को क्या बोल सकते हैं हम? कि मेटल और लिगेंड के बीच में, मेटल और लिगेंड का जो दाता परमाणु है उसके बीच में
एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, यानी कि एक आयनिक बंध पाया जाता है। क्लियर हो गई बात। दूसरा पॉइंट ये बताया था सीएफटी ने कि यहां मेटल और लिगेंड के बीच में जो इनके कक्षक होते हैं, इसके डी कक्षक और या फिर इसके संकरित कक्षक ऐसे बोल दो, या और इसके जो असंकरित कक्षक हैं पी कक्षक या जो भी डी कक्षक कोई भी हो, इनके कक्षकों के मध्य एक ओवरलैपिंग यानी अतिव्यापन होना चाहिए, जो नहीं होता है। ओवरलैपिंग नहीं होती है, और अगर ओवरलैपिंग यानी अतिव्यापन नहीं होती है, इंटरमिक्सिंग नहीं होती है, तो हम क्या कह सकते हैं, यानी सीएफटी ने क्या कहा था कि यहां किसी प्रकार का वैलेंस बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड नहीं पाया जा रहा है। तो दूसरी बात ये क्लियर हो गई। आयनिक बंध है, ये बात तो बताई थी। कैसे है आयनिक बंध, ये देखना है हमको। देखिए मेटल कैसा होता है, मेटल कैसा होता है, धनावेशित प्रकृति का, ठीक है। उदासीन है तो भी विद्युत धनी प्रकृति का है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की इसकी प्रोसेस यानी प्रकृति पाई जाती है, और लिगेंड जो है उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रकृति पाई जाती है। इसका नेचर है इलेक्ट्रॉन डोनेटर, इसका एक्सेप्टर, ठीक है। अब हमको लुईस ने एक बात बताई थी, याद करो। लुईस ने क्या कहा था कि कोई भी तत्व, कोई भी परमाणु या कोई भी अणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता हो, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता हो, वो कहलाता है क्षार। लुईस क्षार नाम दिया उसका। और कोई भी तत्व या कोई भी परमाणु या अणु जो इलेक्ट्रॉन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता हो, उसको लुईस ने नाम दिया था लुईस अम्ल। क्लियर हो गई बात। तो ये लुईस अम्ल और ये लुईस क्षार। अब एक बात बताइए, ये जो है मेटल, मेटल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि इसकी विद्युत धनी प्रकृति है, यानी इसके ऊपर धनावेश उपस्थित होता है। ये क्या करता है, लिगेंड का जो दाता परमाणु है, मान लीजिए वो ऋणावेशित है। लिगेंड मैक्सिमम कैसे होते हैं, नेगेटिव या न्यूट्रल। मैक्सिमम लिगेंड कैसे होते हैं, नेगेटिव या न्यूट्रल। तो नेगेटिव लिगेंड अगर है तो उसका ऋणावेशित यानी कि नेगेटिव वाला जो भाग है, ऋणावेशित वाला भाग है, वो मेटल से आकर्षित होगा, मेटल द्वारा आकर्षित होगा। यदि वह उदासीन है, उदासीन है, मान लीजिए लिगेंड इस प्रकार का है, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पाया जा रहा है, ठीक है, यानी कि आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश। ये कहां पाया जाता है, एक डाइपोल के अंदर, एक द्विध्रुव के अंदर। तो सीएफटी ने बताया था कि यदि नेगेटिव लिगेंड है तो उसका जो नेगेटिव पोर्शन है वो मेटल से आकर्षित होगा, लेकिन यदि वो उदासीन है तो वो एक डाइपोल की भांति कार्य करेगा, एक द्विध्रुव की भांति कार्य करेगा, तथा उसका ऋणावेशित भाग नेगेटिव पोर्शन वो मेटल की ओर आकर्षित रहेगा। इस प्रकार इनके मध्य क्या बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है या बनता है, जिससे हम कह सकते हैं कि इनके मध्य कोई कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होती, आयनिक बॉन्डिंग होती है। क्लियर हो गई बात। इसीलिए और देखो इसीलिए क्या होता है कि मेटल और लिगेंड के कुछ नाम दिए थे कि सीएफटी जो है हमारा, सीएफटी किसके साथ, ओनली सेंट्रल मेटल एटम के साथ डील करती है। यानी कि सीएफटी जो है वो किसके ऊपर आधारित है, केंद्रीय धातु परमाणु यानी कि आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के ऊपर केंद्रित है, या धातु परमाणु जो है उसी के ऊपर आधारित है। सब कुछ जो सीएफटी के अंदर दिया गया था वो केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर दिया गया था, इसको ही आधार मानकर दिया गया था, ठीक है। तो ये किसके साथ डील करती है, केंद्रीय धातु परमाणु को। लिगेंड जो होते हैं, लिगेंड जो होते हैं, लिगेंड्स को सीएफटी ने क्या कहा था, पॉइंट चार्ज। लिगेंड्स को क्या कहा था, पॉइंट चार्ज, यानी कि बिंदु आवेश। लिगेंड्स को सीएफटी ने क्या नाम दिया था, बिंदु आवेश। अगर मान लीजिए पॉजिटिव लिगेंड है तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, नेगेटिव लिगेंड है तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज, और यदि न्यूट्रल यानी उदासीन लिगेंड है तो उसको नाम दिया था डाइपोल, द्विध्रुव पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश, ठीक है। तो द्विध्रुव कैसे होता है वो तुमने देख चुके हो। लिगेंड को क्या नाम दिया था,
कुछ क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें इसमें बताए हैं, देखो इस पर ध्यान देना। CFT किसके ऊपर आधारित है? केंद्रीय धातु परमाणु के आधार पर। लिगेंड्स को क्या नाम दिया था? बिंदु आवेश। लिगेंड्स को क्या नाम दिया था? बिंदु आवेश। ठीक है। CFT के अनुसार मेटल और लिगेंड के मध्य कौन सा आकर्षण बल पाया जाता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। कौन सा बंध बनता है? आयनिक बंध। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है CFT, जो जिसने बताया था CFT ने, वो था क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो यहां क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन पढ़ने से पहले 2-3 लाइनें हैं जो मैं तुम्हें बता देता हूं, इस प्रकार से वो तुम्हें लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले तो ये उतार दो। ठीक है, उसके बाद हेडिंग डाल देंगे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डाल देंगे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और वैसे ऐसा कुछ खास है भी नहीं यहां तक। ठीक है, अब आते हैं, देखो इधर, ये है हमारे 5D कक्षक। हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। हेडिंग डाल देना क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, और फिर उसके बाद अपन इसमें देखते हैं। देखिए, विपाटन का मतलब क्या होता है? टूटना। और क्रिस्टल क्षेत्र यहां किसको कहा गया है? इसको। क्रिस्टल क्षेत्र किसको कहा गया है? डी उपकोष को। ठीक है, डी उपकोष का विपाटन होता है, टूटता है। डी उपकोष 2 भागों में टूटता है। तुम्हें दिख भी रहा होगा किस प्रकार से टूटता हुआ। कैसे टूटा कैसे नहीं अभी तो छोड़ो, फिलहाल देखो कि किस तरह से ये टूट रहा है। 2 भागों में टूट गया। 3 कक्षक नीचे, 2 कक्षक ऊपर दिख रहे हैं, या 2 नीचे या 3 ऊपर दिख रहे हैं। ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ हमको समझना है। CFT ने कैसे बताया था वो देखिए। 5D कक्षक होते हैं। 5D कक्षक होते हैं। अब हमको एक चीज पता है कि ये भैया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। देखो इस तरह का होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अष्टफलकीय संकुल जो है इस तरह का होता है, बीच में होता है यहाँ पे मेटल। ठीक है, ये क्या हो गया? अरे ये X, Y और Z एक्सिस हो गई क्या? X, Y और Z एक्सिस हो गई क्या? नहीं हो गई। और लिगेंड जो बॉन्ड बनाता है वो यहां बनता है। क्लियर? ऐसे ही मान लीजिए, मैं यहां एक बार और बना देता हूं। ये तो हो गया अपना ऑक्टाहेड्रल, और ये हो गया अपना टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में कैसे बनता है? देखो ये है अपना मेटल, केंद्रीय धातु परमाणु, और यहां जो बॉन्ड बनता है कुछ इस तरह से बनता है। देखिए ये है मेटल के अंदर 4 कक्षक जो है, ये लीजिए, ये देखिए। सबसे पहली स्ट्रेटेजी तो हमको ये समझनी है कि जो मेटल के कक्षक होते हैं, मेटल के अंदर जो बॉन्ड, मेटल के साथ जो लिगेंड बॉन्ड बना रहा है वो किस जगह से बना रहा है। लिगेंड बॉन्ड बनाता है यहां से। देखिए, तो अष्टफलकीय संकुल में कहां बॉन्ड बनता है? अक्षों पर, जिसको बोलते हैं अक्षों के अनुदिश। और टेट्राहेड्रल में जो बनता है अक्षों के मध्य, अक्षों के मध्य। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारी, ये समझनी है हमको कि अक्षों पर बॉन्ड बनता है या अक्षों के मध्य बॉन्ड बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऑक्टाहेड्रल में तो बनता है अक्षों पर, अक्षों के अनुदिश, यानी कि अलोंग द एक्सिस। और यदि हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो उनमें जो बॉन्ड बनता है, लिगेंड जो अटैक करता है, लिगेंड जो आकर्षित होता है, लिगेंड की इनकमिंग जो होती है वो होती है अक्षों के मध्य से, बिटवीन द एक्सिस। पहली बात तो ये हमको 2 बातें पता लगी कि ऑक्टाहेड्रल में कैसे लिगेंड आता है और टेट्राहेड्रल में कैसे लिगेंड आता है। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आगे, जब हमने देखा कि ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड कहां से आ रहा है, सबसे पहले हम अष्टफलकीय को देखेंगे। मैंने दोनों एक साथ बना दिया तुम्हारे लिए। इसमें देखो नीचे लिखा हुआ है, इसमें देखो अष्टफलकीय संकुलों में CFS और चतुष्फलकीय संकुलों में CFS। ठीक है, तो देखिए यहां हम अष्टफलकीय की बात कर रहे हैं। अब लिगेंड आया, लिगेंड आया इस डी कक्षक के पास। अब सबसे पहली बात तो ये देखो कि ये हमारा मेटल है, ये लिगेंड आ रहा है।
और जब लिगेंड आएगा पास में तो मेटल के अंदर जो डी कक्षक हैं, इनकी पालियां तुम देख रहे हो, पालियां क्या होती हैं, लोब्स क्या होती हैं, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा हो। और लिगेंड ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आ रहा है। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन विद्युत धनी प्रवृत्ति है इसकी विद्युत ऋणी प्रवृत्ति है, तो आकर्षण हो रहा है। लेकिन आकर्षण के साथ साथ अब जैसे नजदीक आएगा तो होगा रिपल्शन, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण कैसे होगा, ये देखो कि इसके डी कक्षकों में भरे हुए इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन पेयर, लॉन पेयर के मध्य होगा रिपल्शन, प्रतिकर्षण होगा। अब प्रतिकर्षण होता है तो ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो जान लो कि प्रतिकर्षण जैसे ही होगा एनर्जी बढ़ेगी, और जब आकर्षण होता है तो एनर्जी घटेगी। दोनों बातें याद रखना, रिपल्शन से एनर्जी इंक्रीज होती है और अट्रैक्शन से एनर्जी डिक्रीज होती है। ठीक है, देखिए जैसे ही लिगेंड इनके पास आया तुरंत रिपल्शन होगा और एनर्जी बढ़ गई, पांचों डी कक्षकों की एनर्जी बढ़ गई। लेकिन जैसे और ज्यादा पास आया, अब बॉन्ड बनाने जा रहा है, तो देखिए ये रहे तुम्हारे पांचों डी कक्षक। अब लिगेंड हम कौन से बॉन्ड बना रहे हैं, हम बना रहे हैं अष्टफलकीय संकुल के अंदर बॉन्ड बना रहे हैं। अष्टफलकीय संकुलों में अब लिगेंड कहां से आएगा, अक्षों पर से आएगा भैया, अक्षों पर से बॉन्ड आएगा, अक्षों पर पालियां कहां है, ये रही। अरे यहां से बॉन्ड बनाएगा, ये देखो यहां बॉन्ड बनेंगे, ये इस तरह से 6 की 6 अक्षों, मतलब 6 के 6 बॉन्ड बनेंगे। अब 6 बॉन्ड बनेंगे तो देखो यहां हमको दिख रहा है कि पालियां अक्षों पर हैं, और यहां इन 3 में हमको दिख रहा है पालियां अक्षों के बीच में हैं, इन बिटवीन द एक्सिस हैं, और यहां अलोंग द एक्सिस पालियां जो लोब्स पाई जा रही हैं। अब देखिए जब यहां लिगेंड आएगा तो अलोंग द एक्सिस यानी कि अक्षों पर जिनकी पालियां हैं, इन पालियों में रिपल्शन ज्यादा होगा कि नहीं होगा। और यहां से जब बॉन्ड बन रहा है तो इन पालियों को कोई मतलब ही नहीं है, कोई रिपल्शन होगा ही नहीं। रिपल्शन किन में होगा, इनमें। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, हम, जिनमें बॉन्ड अलोंग द एक्सिस बनते हैं, अक्षों पर बनते हैं। तो अक्षों पर जिन कक्षकों की पालियां हैं उन कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाएगी, और जिनकी पालियां अक्षों के मध्य हैं उनकी ऊर्जा घट जाएगी। 3 कक्षकों की ऊर्जा घट जाएगी और 2 की ऊर्जा बढ़ जाएगी। ये देखो टुकड़े हो गए इन कक्षकों के 2, इन डी कक्षकों के 2 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़ों में विपाटित हो गया। विपाटन से 3 कक्षक नीचे गए, 2 कक्षक ऊपर गए। इसका रीजन समझ में आया होगा, नहीं आया क्या, कि भाई 3 कक्षक जो हैं इनकी पालियां अक्षों के मध्य हैं, इसलिए लिगेंड के द्वारा प्रतिकर्षण नहीं होगा, और इनकी पालियां जो है इन कक्षकों की ऊर्जा घट जाएगी। और ये 2 कक्षक जो हैं इनकी पालियां अक्षों पर हैं, इसलिए लिगेंड के प्रतिकर्षण के प्रभाव में सबसे ज्यादा ये आएंगे और इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया। कैसे 3 और 2 में बटे वो समझ में आया। अब हम एक बार चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल की बात कर लेते हैं। इधर देखो टेट्राहेड्रल में बॉन्ड लिए लिगेंड कहां से आ रहा है, अक्षों के मध्य से, बिटवीन द एक्सिस आ रहा है कि नहीं आ रहा। अक्ष देखो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, जो एक्सिस हैं XYZ वो खाली पड़ी हुई है। अब देखिए लिगेंड जब बीच में से आता है, अरे तो ये देखो ना कि बीच में पालियां कौन सी हैं, DXY, DYZ और DZX जो कक्षक हैं इनकी पालियां इन बिटवीन द एक्सिस हैं, और लिगेंड भी कहां से आ रहा है, इन बिटवीन द एक्सिस आ रहा है। और इन बिटवीन द एक्सिस आएगा तो सीधी सी बात है यार, इनकी एनर्जी बढ़ेगी,
रिपल्सन इनमें ज्यादा होगा और इनमें रिपल्सन ज्यादा होगा, एनर्जी बढ़ेगी। इनमें रिपल्सन कम होगा क्योंकि इनमें पालियां अलोंग द एक्सिस हैं। अलोंग द एक्सिस होने के कारण इन पे देखो, यहां इनकी पालियां हैं, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनकी एनर्जी घट जाएगी, यानी कि 2 की एनर्जी घट गई और 3 की एनर्जी बढ़ गई। ये देखो 2 कक्षक नीचे आ गए और 3 कक्षक ऊपर चले गए। क्लियर हो गई बात? 2 सेट बन गए अलग अलग, 3+2 या 2+3, 3+2, 3 कक्षकों का जो सेट है, 3 कक्षकों का जो सेट है उसको अपन ट्रिपल शब्द नाम देते हैं और ट्रिपल का पहला अक्षर लेते हैं T। तो T2G कक्षक या T2G सेट बोलते हैं इनको, T2G सेट। और भैया ये जो है अपने, मैं यहां लिख देता हूं EG सेट, ये लो जी, ठीक। ऐसे ही इधर भी नाम सेम देंगे हम, इनको नाम दे दिया हमने EG सेट और ये है भैया T2G सेट। तो सवाल आता है T2G कक्षक कितने होते हैं? 3। T2G कक्षक कितने होते हैं? 3। और EG कक्षक कितने होते हैं? 2। तो तीनों T2G कक्षकों के नाम बताओ, DXY, DYZ और DZX। ये लो जी। 2 EG कक्षकों के नाम बताओ, ये लो जी, DXY और सॉरी DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर। क्लियर हो गई रामायण यहां तक मेरे ख्याल से? विपाटन कैसे हुआ ये समझ में आया या नहीं आया? बाकी बीच में जो भी कुछ लिख रहा है इनके ऊपर ध्यान मत देना फिलहाल, ठीक है? फिलहाल तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि विपाटन कैसे हुआ। अरे सीधी सी बात है, जो सामने टक्कर में आ गया ना उसी की एनर्जी बढ़ जाएगी, सामने टक्कर में आएगा उसी की एनर्जी बढ़ जाएगी, और जिस सामने टक्कर में नहीं आया उसकी एनर्जी घट जाएगी। तो डिपेंड करता है कि ज्योमेट्री क्या है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। बोलो यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चले, देखिए तो जो एनर्जी यहां पर इन द्विकक्षकों की है, यहां बीचों बीच एक सेंटर पे लाइन खींची हुई है मैंने, इस सेंटर को बोलते हैं अपन बेरी सेंटर। बेरी सेंटर देखो दोनों साइड नाम लिख रखा है अपन ने, बेरी सेंटर। अब इस सेंटर से, ये सेंटर की जो एनर्जी है, इस सेंटर से कुछ बढ़ गई एनर्जी, इससे कुछ घट गई एनर्जी। इन दोनों EG और T2G जो सेट हैं, इनके मध्य जो एनर्जी डिफरेंस पाया जा रहा है, अब कितना ऊर्जा अंतर है, वो है भैया डेल्टा O। डेल्टा जीरो मत समझना इसको, क्या है? डेल्टा O। डेल्टा मतलब डिफरेंस, O बोले तो ऑक्टाहेड्रल, O बोले तो ऑक्टाहेड्रल। इधर भी T2G और EG सेट के बीच में जो ऊर्जा एनर्जी डिफरेंस पाया जा रहा है, ऊर्जा अंतर पाया जा रहा है भैया, उसको कहते हैं डेल्टा T। समझ में आ गया होगा? T का मतलब T4 टेट्राहेड्रल, T4 टेट्राहेड्रल। डेल्टा बोले तो एनर्जी डिफरेंस और T4 टेट्राहेड्रल, डेल्टा बोले तो एनर्जी डिफरेंस और O4 ऑक्टाहेड्रल। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो डेल्टा O है, ये 2 टुकड़ों में बट गई, बेरी सेंटर से ऊपर और बेरी सेंटर से नीचे। अब एक बात बताइए, ये एनर्जी किसी भी 5 डी कक्षकों की सम्मिलित एनर्जी है बेरी सेंटर पे। अब इससे ऊपर जब बढ़ेगी तो एनर्जी को किस में लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे? और इससे नीचे घटी है तो इसका मतलब माइनस में लिखेंगे। तो पहली बात तो प्लस और माइनस को समझ लिया हमने। दूसरी बात, अब ये मान कैसे रखे, ये वैल्यू कैसे रखी? देखिए डेल्टा O में से 2 कक्षकों की एनर्जी तो भैया ये रही, और 3 कक्षकों के बराबर की एनर्जी मान लीजिए ये बच गई। एक तरीका बनाया है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि 2 ये रहे तो 3 के बराबर ये रही। तो 5 में से इस डेल्टा O के 5 टुकड़े करो। 5 कक्षकों के लिए 5 बार डेल्टा O चाहिए ना, डेल्टा O के 5 टुकड़े करो, 1/5वां हिस्सा, ठीक है? तो 3 कक्षकों के बराबर एनर्जी है तो 3/5, और 2 कक्षकों की ऊर्जा बराबर है तो 2/5। 3/5 और 2/5।
3/5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6, या हम अगर डेसिमल में लिखें तो 6 DQ लिख सकते हैं, 10 गुना ज्यादा हो जाएगा, 10 टाइम्स। इसी तरह से यहां 2/5 को हम लिख सकते हैं 0.4 और 4 DQ। प्लस माइनस का सिस्टम समझ में आ गया होगा। क्या है, प्लस क्यों लिखा, क्योंकि एनर्जी ज्यादा बढ़ रही है, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि एनर्जी घट रही है। यहां तक सब कुछ समझ में आया। इधर देखो, टेट्राहेड्रल के अंदर 3 कक्षक हैं ऊपर जिनकी एनर्जी ज्यादा है, तो बचा हुआ जो ये गैप है मान लीजिए 2 कक्षकों के बराबर है, तो 2/5 डेल्टा टी। 2/5 को हमने लिख लिया 0.4 या 4 DQ। ऐसे ही 3/5, 1 सेकेंड, यहां ये प्लस नहीं है भैया, ये है माइनस। क्या है, माइनस। क्योंकि एनर्जी घट रही है तो ये माइनस है, माइनस में मान आ गया, ये ऊपर प्लस में हो गया। यहां देखो 0.6 प्लस में है, यहां 0.6 माइनस में है, यहां 0.4 माइनस में है, या 0.4 प्लस में है। ठीक है, कैसे हुआ विपाटन, कैसे नहीं हुआ, वो सब कुछ मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब आराम से इसको उतारो तसल्ली से। देखो 5 कक्षक बनाने हैं, डी उपकोष में 5 कक्षक पाए जाते हैं, ये बना लिए। जिन कक्षकों की पालियां अक्षों के मध्य पाई जाती हैं, लिगेंड के प्रतिकर्षण के कारण उनकी एनर्जी बढ़ जाती है इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तथा जिनकी पालियां अक्षों पर हैं, दो कक्षक हैं, इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, सॉरी घट जाती है इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो जिन कक्षकों की पालियां इन बिटवीन द एक्सिस हैं, उनकी एनर्जी कम हो जाती है इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तथा 2 की एनर्जी बढ़ जाती है इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गई बात? सिर्फ प्रतिकर्षण का खेल है और कुछ नहीं है। रिपल्शन करना है तुमको। उतार लो इसको, साफ सुथरा बना लो। अपनी कॉपी को, नोटबुक को सीधा मत रखना, आड़ा करके बनाना इसको, है ना। इसको अपनी नोटबुक में आड़ा बना लेना, सीधी सीधी कॉपी में नहीं बन पाएगा, बड़ा रह जाएगा। दोनों कक्षक, दोनों विपाटन एक साथ बनाओ। अलग अलग मैं हेडिंग नहीं डलवा रहा हूं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में विपाटन कैसे हो रहा है और टेट्राहेड्रल में। दोनों को एक साथ बनाओगे तब समझ में आएगा। ठीक है, बना लो। इसके बाद जो है अब हमको पढ़ना है इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है। हमसे सवाल जो पूछा जाता है वो है कि CFT के अनुसार दिए गए इस संकुल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। और जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, D0 से D10 जो विन्यास है, D0 से D10 जो विन्यास है उसके बारे में ही लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी। अब T2G और EG सेट हम समझ चुके हैं, तो हम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे वो D0 और D0 से D10 वालों को लिखेंगे, लेकिन T2G और EG कक्षकों में भरकर लिखेंगे। ठीक है, देखिए तो कैसे भरेंगे हम इलेक्ट्रॉनों को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे अष्टफलकीय संकुलों में, ऐसे लिखो, संकुलों का, ऐसे लिखो, में CMA का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देखिए कोई भी मान लीजिए केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु है, उसमें
दो कंडीशन लगती है। इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज और बताऊंगा, देखो इसको समझने से पहले मैं तुम्हें दो चीजें बताऊंगा, डेल्टा ओ एंड पी। डेल्टा ओ क्या है? स्प्लिटिंग एनर्जी, विपाटन ऊर्जा, जो डेल्टा टी भी हो सकती है। और पी क्या है? पेयरिंग एनर्जी, या युग्मन ऊर्जा। इनके बारे में एक बार समझ लो, इसको एक बार साफ कर दो, इसको मत उतारना भी, पहले एक बार इसको समझ लो। दो पॉइंट लिखने हैं हमको। यदि डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी हो तो क्या होगा? डेल्टा ओ बोले तो गैप ज्यादा हो, डेल्टा ओ बोले तो वो गैप ज्यादा हो, ठीक है। और पेयरिंग एनर्जी यानी युग्मन ऊर्जा का मान कम हो। तो ध्यान रखें, युग्मन ऊर्जा क्या होती है बता देता हूं। डेल्टा ओ तो तुमको पता लगी गया, विपाटन ऊर्जा है। युग्मन ऊर्जा क्या है? युग्मन करवाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, युग्मन करवाने के लिए आवश्यक ऊर्जा। अगर युग्मन करवाने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान कम है तो ध्यान रखना इस बात का, युग्मन ऊर्जा का मान कम हो तो ध्यान रखें युग्मन होगा। और यदि युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा हो, युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा हो तो युग्मन नहीं होगा। युग्मन ऊर्जा, मैं फिर बता रहा हूं, ये दो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को पेयरिंग करवाने के लिए ऊर्जा का मान ज्यादा हो, आवश्यक ऊर्जा का मान ज्यादा हो। वैसे देखा जाए तो पेयरिंग होने पर एनर्जी निकलती है, ठीक है, आकर्षण है, आकर्षण का मतलब एनर्जी निकलना, तो उसको कहते हैं अपन युग्मन ऊर्जा। ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन युग्मन करने जा रहे हैं, एनर्जी जो निकल रही है जिसका मान नाम जो हमने दिया पेयरिंग एनर्जी, और वो थोड़ी सी है, कम ऊर्जा निकले तो आराम से युग्मन हो जाएगा। और अगर मान लीजिए ज्यादा निकलती हो तो ऊर्जा जो क्या नाम से पेयरिंग एनर्जी का मान अगर ज्यादा हो तो युग्मन नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात का। तो पेयरिंग एनर्जी का मान अगर कम है तो युग्मन, जैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन होगा, अर्थात क्या होगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। यदि डेल्टा ओ इज लेस देन पी हो तो इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन नहीं होगा। मतलब यह है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, उच्च चक्रण। इसको एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारा कोई D5 विन्यास है। क्या है? D5 विन्यास। और हमारे जो D कक्षक हैं वो कुछ इस तरीके से पाए जा रहे हैं। ये देखिए, ये D कक्षक है हमारे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में है। अब D5 विन्यास है मान लीजिए, और D5 विन्यास होने पर हमको इलेक्ट्रॉन भरने हैं, D5 विन्यास होने पर इलेक्ट्रॉन भरने हैं। और मान लीजिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने पर क्या होता है कि ये विपाटन को ज्यादा करवाता है। एक बात बताइए, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि मेटल जो है, मेटल के पास लिगेंड आ रहा है और वो प्रबल लिगेंड आ जाए तो रिपल्सन ज्यादा होगा कि नहीं होगा? अरे रिपल्सन अगर ज्यादा होगा तो विपाटन भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा? समझ में आ गई बात? अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये विपाटन ज्यादा होगा, यानी डेल्टा ओ का मान ज्यादा होगा, पेयरिंग एनर्जी का मान कम होगा।
समझ में आई बात। अब मान लीजिए वीक लिगेंड है, बेचारा धीरे 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 आ रहा है, ले भैया प्रतिकर्षण ही कर ले, तो क्या होगा, विपाटन कम होगा। और जब विपाटन कम होगा यानी कि डेल्टा ओ का मान कम होगा, और जब डेल्टा ओ का मान कम होगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा यानी कि युग्मन नहीं होगा। वो कैसे, देखिए मान लीजिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, विन्यास है D5, तो भैया देखो 1 2 और 3 अकॉर्डिंग टू हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम के अनुसार ये इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। अब चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, यहां रहेगा, ये डिपेंड करेगा इन दो बातों पर। और ये दो बातें हमको क्या बताती हैं कि भैया अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड है यानी कि ये गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाएगा, ऊपर के साइड नहीं जा पाएगा। अब कुछ पल्ले पड़ गई बात, अरे ऐसे ही भरा था हमने D5 विन्यास, 1 2 3 4 5 ऐसे ही भरा था, और फिर तुम्हें यह भी बताया था कि 3 तक इलेक्ट्रॉन 3 तक जो है कोई युग्मन नहीं करवाना है, चौथा इलेक्ट्रॉन युग्मित होगा अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड हो तो। अब बताओ ये बात किसने क्लियर करी है हमको, CFT ने है। अगर मान लीजिए वीक लिगेंड होता है, अरे तो वीक लिगेंड अगर है तो भैया यहां 2 इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे क्योंकि गैप कम होगा। इस गैप को पार करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को चाहिए वो पेयरिंग एनर्जी से मिल जाती है, ऊपर चला जाएगा। अगर पेयरिंग एनर्जी का मान ज्यादा हो तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी जिससे क्या है इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि कैसे युग्मन होता है कैसे नहीं होता है। इसको लिख लेना भैया, इन 2 पॉइंट्स को लिख लेना ये हेडिंग डालने के बाद, ठीक है, उसके बाद बनाना है ये सब कुछ। देखिए ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, हम 2 कंडीशन लगा रहे हैं, डेल्टा O इज लेस देन P हो और डेल्टा O इज लेस ग्रेटर देन P हो। ठीक है, 2 कंडीशन हमने लगाई है। हम लिख रहे हैं D0 विन्यास, D1 विन्यास, ठीक है। D0 विन्यास का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, T2G0 EG0। D1 को हम लिखेंगे T2G1 EG1, सॉरी EG0, 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। D2 को हम लिखेंगे T2G2 EG0। D3 देखिए भाई 3 तक तो हमको कैसे भरना है ये समझ में आया। ये देखिए इधर D0 विन्यास को D1 D2 D3, ठीक है, इसको भी मैं यहां से हटा देता हूं, ऐसे लिख देते हैं D0 D1 D2 D3 D4। यहाँ T2G0 EG0, T2G1 EG0, T2G2 EG0, T2G3 EG0। देखो भाई हमारा जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें कुछ इस तरह की कंडीशन हमारे सामने है, ठीक है। विपाटन कुछ इस तरीके से हुआ है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो चाहे प्रबल क्षेत्र हो चाहे दुर्बल क्षेत्र हो सब में क्या होता है समान। ये तो है हमारा वीक फील्ड लग रहा है यहाँ पे तो, और यहां लग रहा है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है। अब देखो डेल्टा O का मान ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। अब चौथा इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे वो ऊपर जाएगा या युग्मन होगा ये हमको देखना है।
अब देखो यदि स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड है तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां भर के चौथा चला जाएगा ऊपर, यानी कि डेल्टा O का मान कम है। तो देखो T2G3 EG1, D5 में लिखेंगे हम T2G3 EG2, D6 में लिखेंगे हम T2G4 एक मिनट रुको। अब देखो 3 और 2 5, 1 2 3 4 5। अब छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? पेयरिंग होगी। छठा इलेक्ट्रॉन जो आएगा यहाँ T2G4 EG2। वुंड के नियम का पालन हो रहा है। D7 अगर विन्यास है तो T2G5 EG2, D8 विन्यास है तो T2G6 EG2। ये लो जी T2G6 हो गया, भर गया पूरा। अब 8वां इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? 9वां इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। तो D9 विन्यास है तो T2G6 EG3, D10 विन्यास है तो T2G6 EG4। ये तो हुई किसकी? वीक फील्ड की बात। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड की यदि हम बात करें तो देखो D4 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? 4th इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा भाई? ऊपर तो जा नहीं सकता क्योंकि डेल्टा O का मान ज्यादा है, ये गैप पार नहीं कर सकता। अब देखो ये यहां है, मान लो ये लो, पहले गैप कम था, अब गैप ज्यादा है। अब चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकता, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाएगा। D5, D6, ये लो जी, ये 5 और ये 6। अब यहां जगह ही नहीं बची, तो अब तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना ही पड़ेगा अगर D7 विन्यास आता है। कुछ पल्ले पड़ी बात? नहीं पड़ी? ये लो जी, 7वां इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा और 8वां इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। तो हमने देखो एक वो देखा था कि भाई अगर मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, D7 विन्यास है, तो इलेक्ट्रॉन एक निकलकर बाहर चला जाता है, वो ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है और ये 2 कक्षक काम आते हैं। पिछले एग्जांपल्स में देखना D7 विन्यास वालों को। अगर D8 हो तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी बाहर नहीं निकल सकते एक साथ, इसलिए हमेशा कैसा बनेगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा अगर ऑक्टाहेड्रल संकुल है तो। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, और अगर D8 विन्यास है तो हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते। ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिलिंग सिस्टम है अपना, किसका? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, चलो टेट्राहेड्रल में यहीं पे बना देता हूं। इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन ऑक्टाहेड्रल complex according to CFT। दूसरा है इधर इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन टेट्राहेड्रल complex according to CFT। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन भरने से पहले अब मैं तुम्हें एक नई बात बताने जा रहा हूं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यानी कि उनमें युग्मन नहीं होता है। चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाए, चाहे वीक लिगेंड आ जाए, हमेशा ध्यान रखना युग्मन नहीं होगा। अब उसका एक रीजन क्या है? देखिए, आपने इस डायग्राम को देखिए,
ये देखिए कुछ अंतर दिख रहा है दोनों में। ये है हमारा डेल्टा टी और ये है डेल्टा ओ। डेल्टा ओ कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा है, डेल्टा ओ ज्यादा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्यों दिख रहा है ज्यादा? क्योंकि देखो डेल्टा ओ सॉरी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उसमें आते हैं 6 लिगेंड। उसमें कितने लिगेंड आते हैं? 6 लिगेंड आते हैं और अलोंग द एक्सिस आते हैं। ठीक है, अलोंग द एक्सिस आते हैं, 6 लिगेंड आते हैं तो विपाटन ज्यादा होता है। यहाँ ओनली 4 लिगेंड आते हैं, बिटवीन द एक्सिस आते हैं, इसलिए गैप कम होता है। अब इन दोनों में जो रिलेशन होता है, एक संबंध होता है, वो क्या होता है कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। ये रिलेशन होता है इसके अंदर 4/9 डेल्टा ओ। 4/9 को लगभग क्या, इसको अगर 8 माने तो 1/2 आधा हो गया, यानी डेल्टा ओ का लगभग आधा होता है डेल्टा टी। अब एक बात बताइए, प्रबल क्षेत्र लिगेंड आ भी जाए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ भी जाए तो कितना ज्यादा विपाटन करेगा? समझ गए? यहां तो ज्यादा विपाटन होगा, पहले से ही ज्यादा है विपाटन, यहां कम है पहले से और फिर स्ट्रॉन्ग भी आ जाए तो ज्यादा से ज्यादा इतना हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी अगर हो तो 1-2 के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर ही जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर ही जाएगा, यानी कि युग्मन नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां एक नोट डाल लेंगे, ये रिलेशन वगैरह लिखवा दूंगा अभी बाद में, है ना। यहां एक नोट डालेंगे, टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय संकुलों में हमेशा डेल्टा टी, वो नहीं, डेल्टा टी इज लेस देन पी होता है। के लिए कर देना इसको। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए हमेशा डेल्टा टी इज लेस देन पी होता है, अर्थात युग्मन नहीं होगा। अब ये बात देखो, हमने पहले बीबीटी में पढ़ ली है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमेशा क्या युग्मन नहीं करवाते थे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वालों में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते थे, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते थे। उन दोनों में से टेट्राहेड्रल में हमेशा आउटर ऑर्बिटल ही काम में लेते थे, sp3 संकरण करवाते थे, dsp2 नहीं करवाते थे। dsp2 के लिए स्क्वायर प्लेनर होता था। ठीक है, तो देखिए यहां इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10। तो देखिए नीचे कौन से होते हैं, यहाँ पर 2 कक्षक और ऊपर कौन से होते हैं, 3 कक्षक। Eg पहले भरे जाते हैं, T2G बाद में भरे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए Eg0, T2G0, Eg1, T2G1 सॉरी 0, Eg2, T2G0, 1 and 2 भर दिए। तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर। अभी ऊपर क्या लिखा है हमने, युग्मन नहीं होगा, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा भैया, ये लो Eg2, T2G1, Eg2, T2G2, Eg2, T2G3, Eg2, अब देखो 2 नहीं, 1 2 3 5 तक हो गया। 6th इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, नीचे Eg3, T2G3, Eg4, T2G3। ये लो जी 4 इलेक्ट्रॉन, इसका तो हो गया काम फुल, खत्म हो गया, अब जगह ही नहीं बची है। अब ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रॉन Eg4, T2G4, Eg4, T2G5 and Eg4, T2G6। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन फिलिंग सिस्टम। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। चेक कर लो एक बार,
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग एंड वीक दोनों फील्ड काम करेंगे और टेट्राहेड्रल में ओनली एंड ओनली वीक फील्ड काम करेगा, यानी युग्मन नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे जाते हैं, विन्यास इस तरह से लिखे जाते हैं। ये कैसे काम में लेने हैं, कैसे नहीं लेने हैं, वो मैं तुम्हें अभी अगले वीडियो में बताऊंगा। एक एग्जाम्पल बता देता हूं, तुम अगर चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूं। तुमसे पूछा जाता है, मान लीजिए इस तरह से COCN6-3 एक संकुल दिया COCN6-3 संकुल में कोबाल्ट का CFT के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। केंद्रीय धातु परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए CFT के अनुसार। अब चेक करो, सबसे पहले चेक किया कि कोबाल्ट है भैया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी +3 है भैया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा कौन सा है, अरे 7वें नंबर पे आता है, 7 और 2 9, 9 में से 3 गए तो 6, यानी कि D6 विन्यास है भैया। अरे D6 विन्यास है तो अब चेक करो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा या वीक फील्ड होगा। ले देखे, हमारी वही ट्रिक काम आएगी, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। साइनाइड को वहां से चेक करो कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो भैया इनमें से देखो 3 तरीकों में से कौन सा भरा जाएगा। सबसे पहले तो ये कैंसिल करो क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी ऑक्टाहेड्रल होगा। और ऑक्टाहेड्रल में वीक होगा कि स्ट्रॉन्ग होगा वो चेक करो। साइनाइड स्ट्रॉन्ग है और साइनाइड स्ट्रॉन्ग है तो भैया D6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम इस तरह से लिखेंगे, ये लो जी T2G6 EG0। ये हो गया हमारा आंसर खत्म। मजा आया? इस तरीके से और एग्जाम्पल्स को भी कर लेना, दिमाग मत लगाना ज्यादा कुछ भी, इस तरह से करके देख लेना। ये 40 के 40 एग्जाम्पल हो जाने चाहिए, T2G और EG के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर जाने चाहिए। अगर ये नहीं भरे तो पीछे रह जाओगे, क्योंकि अगले क्लास के अंदर मैं तुम्हें समझाऊंगा कलर संकुल रंगीन कैसे होते हैं। ये सब कुछ मैं तुम्हें समझाऊंगा अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर। तो इसको अभी क्लियर कर लेना, कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलिए उतार लो इसको।